Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 4 of our chapter Money. और आज मनी चैप्टर में हम सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग क्लियर करने वाले हैं और इसी के साथ मनी सप्लाई को कैसे इंडिया में मेज़र किया जाता है वो भी आज हम समझेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर मनी ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आ जाए करते एग्जाम में 4 मार्क्स से, तो इसे हमें अच्छे से करना होगा। तो देखते हैं क्या मीनिंग होता है सप्लाई ऑफ मनी का। तो सप्लाई ऑफ मनी बेसिकली क्या रहता है कि जो पब्लिक है, पब्लिक के पास जो टोटल मनी का स्टॉक है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की जो मनी की डिमांड करते हैं, जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं ताकि ट्रांजेक्शन्स कर सकें, मनी को जो है सेव कर सकें, प्रिकॉशन के लिए, फ्यूचर अनसर्टेन है। तो यहाँ पे पब्लिक की बात हो रही है कि पब्लिक के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल कितना पैसे का स्टॉक रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई या फिर मुद्रा की पूर्ति। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं मनी सप्लाई की। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? ये टोटल स्टॉक ऑफ ऑल दी फॉर्म्स ऑफ मनी, जितने भी फॉर्म्स ऑफ मनी है उसका टोटल स्टॉक। अब ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या हो सकते हैं? लाइक पेपर मनी हो सकती है, कॉइन्स हो सकते हैं, सिक्के, या डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स का क्या मीनिंग होता है कि जो पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक है वो अपना पैसा बैंक में जमा करवाती है और बैंक में जब पैसे जमा हो गए तो किसी भी टाइम उसकी डिमांड कर सकते हैं। पेबल ऑन डिमांड है, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्योंकि बैंक में जो अकाउंट होते हैं वो 3 टाइप के रहते हैं, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे जो डिमांड डिपॉजिट है ना, इसमें कौन से 2 बैंक अकाउंट आते हैं? इसमें आते हैं एक तो हमारा सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसका मीनिंग आगे बैंकिंग वाले चैप्टर में हम और क्लियर करेंगे कि कस्टमर की डिमांड पे जो पेबल हो, कस्टमर का पैसा बैंक के पास रखा हुआ है, कस्टमर किसी भी टाइम बैंक से डिमांड कर सकता है, उसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो ऑल ओवर मनी सप्लाई है क्या? टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, विच आर हेल्ड। अब इसे कौन रखता है? हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास है ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, एक स्पेसिफाइड डेट पर, एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इस स्पेसिफाइड डेट के हिसाब से हम इसे बोल सकते हैं कि जो मनी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है? स्टॉक वेरिएबल है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक स्टॉक होता है, एक फ्लो वेरिएबल होता है। स्टॉक क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसे फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। और जबकि फ्लो क्या होता है? जो बदलता रहता है, जिसके टाइम डिमेंशंस होते हैं। बट अभी बात हो रही है मनी सप्लाई की। तो मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक वेरिएबल है। क्यों है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू, क्योंकि रिलेटेड है पॉइंट ऑफ टाइम से। नेक्स्ट फिर इट ऑलवेज रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। हमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना होगा कि मनी सप्लाई की जब बात करते हैं तो हमेशा यहाँ पर हम किसके बारे में बात करें? किसके पास पैसे का टोटल स्टॉक रखा हुआ है? पब्लिक। पब्लिक के पास जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, जो लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिनके पास टोटल पैसे का स्टॉक रखा हुआ है, उनको इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मीन्स जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी होते हैं, जो मनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। मनी सप्लाई को इंट्रोड्यूस करने का मेन रैशनल ही यही है, मेन एम ही यही है कि जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है और जो डिमांड करने वाली पब्लिक है उनको अलग अलग करना, उनको सेपरेट कर देना। तो इसमें प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी इंक्लूड नहीं होते। तो यही नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इट डजंट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी विद। इसमें क्या नहीं आता? स्टॉक ऑफ मनी जो गवर्नमेंट के पास हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है या बैंकिंग सिस्टम के पास है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है और ये जो पैसा है ये कंट्री की सर्कुलेशन में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें बात ध्यान रखनी होगी कि मनी सप्लाई में हम किन लोगों के मनी की बात करें कि किसके पास पैसे का टोटल स्टॉक रखा हुआ है? पब्लिक का। तो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी का इसमें जो है मनी सप्लाई मनी नहीं इंक्लूड होगा। प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी में कौन कौन आ रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो कमर्शियल बैंक्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी होते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे जो मनी सप्लाई है उसके मेन क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। मनी सप्लाई इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स। मनी सप्लाई के 2 एलिमेंट्स हैं जिससे ये बनती है, कंप्लीट होती है। तो कैसे? एक, करेंसी विद पब्लिक।
फर्स्ट जो कंपोनेंट है इसका करेंसी विद पब्लिक, जिसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो करेंसी विद पब्लिक है इसका क्या मतलब है कि जो पब्लिक है उसके पास टोटल जितनी भी करेंसी है इन द फॉर्म ऑफ, अब करेंसी नोट्स की फॉर्म में या फिर कॉइन्स हैं, तो टोटल करेंसी जो पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो इसका कंपोनेंट बन जाएगा मनी सप्लाई का। तो करेंसी विद पब्लिक, टोटल करेंसी विद पब्लिक इन इंडिया वी ऐड, क्या क्या ऐड करते हैं, फॉलोइंग आइटम्स ऐड करेंगे। करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, नोट्स को इशू कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंक्लूड होगा इसमें। 1 रुपये का अगर 1 रुपये नोट है उसे इशू करती है फिनेंस मिनिस्ट्री, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। पब्लिक के पास 1 रुपये के जितने भी टोटल नोट है और जितने भी नोट्स हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं। इसके अलावा कॉइन्स जो हैं सर्कुलेशन में, स्मॉल कॉइन्स हैं या फिर जो भी कॉइन्स हैं टोटल ऑल ओवर कॉइन्स, वो इंक्लूड होंगे। और ये किसका कंपोनेंट बनेगा फिर, मनी सप्लाई का, और इसका मेन हेड क्या है, करेंसी विद पब्लिक। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है मनी सप्लाई का, डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक्स, बैंक के पास जो मांग जमाए हैं डिमांड डिपॉजिट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट्स का क्या सेंस है, क्योंकि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक का मेन काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है बैंक का, कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसी डिपॉजिट का यूज़ करके आगे पब्लिक को लोन देना। इस प्रोसेस को हम बैंकिंग वाले चैप्टर में और क्लियर करेंगे। अभी मेनली हमें समझना है कि जो पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं, अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, और जब वो डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वो किसी भी टाइम अपनी मनी को डिमांड कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक। अब ये जो डिमांड डिपॉजिट्स वाली फैसिलिटी है ये किन अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, कि किसी भी टाइम जैसे बैंक में जो पैसे डिपॉजिट हैं किसी भी टाइम विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, तो कौन से दो बैंक अकाउंट होते हैं, एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है और एक कौन सा, करंट अकाउंट। जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, सेविंग वो किसके लिए है, जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनके लिए होते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट, बचत खाते जिसे हम बोलते हैं, ताकि हाउस होल्ड्स इनकरेज हों। और इनकरेज कैसे होते हैं वो, कि बैंक में पैसे डिपॉजिट होंगे तो फिर इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे, इंटरेस्ट इनकम मिल जाती है बैंक से। फिर करंट अकाउंट होता है दूसरा, करंट अकाउंट क्या है, बिजनेसमैन के अकाउंट होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट में क्या रहेगा कि जो ट्रांजेक्शन होती है बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, जल्दी जल्दी से होती है। जो बिजनेसमैन होता है पैसा विड्रॉ करता है, फटाफट से डिपॉजिट भी करता है, बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन होती है, पैसा डाला निकाला, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। करंट अकाउंट पे इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो बात आ रही है यहाँ पर कि जो डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक्स के पास, तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड पे पेबल होते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट एट बैंक्स। एक तरीके से ये भी मनी का ही काम कर रहा है, लोगों का पैसा बैंक के पास रखा हुआ है। और ये कैसे मनी का काम कर रहा है, क्योंकि जैसे अब इसमें चेक फैसिलिटी है, चेक से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। चेक एक तरीके से एक काम कर रहा है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, चेक के थ्रू पेमेंट हो सकती है। जैसे कि अगर अगर हमने गुड्स परचेज करे, तो गुड्स परचेज करें तो पेमेंट करनी है, तो पेमेंट हम बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो सब पॉइंट तो यही है इसमें कि जो ये डिपॉजिट्स हैं, दोज डिपॉजिट्स विच आर पेबल, जो कि पेबल है डिमांड पर। चेक्स कैन बी ड्रॉन, इस टाइप के डिपॉजिट्स के लिए चेक को ड्रॉ किया जा सकता है, चेक इनके लिए बन सकता है, चेक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो किस किस अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट पे ये फैसिलिटी मिल रही है, डिमांड डिपॉजिट्स में कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड होते हैं, सेविंग अकाउंट आता है, बचत खाता आता है, और एक करंट अकाउंट चालू खाता आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने जो है कुछ मेजर्स दिए हैं जिसके थ्रू मनी सप्लाई को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कंट्री में टोटल कितना पैसा है पब्लिक के पास। तो अब हम इसके बाद करेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। The Reserve Bank of India has given 4 measures of money supply, that is M1, M2, M3 and M4। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 जो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई दिए, तो उसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है इसमें M1 जो मेजर ऑफ मनी सप्लाई है ये इम्पॉर्टेंट है और सिलेबस में भी यही है क्लास 12th के। ठीक है, तो M1 को अच्छे से करना होगा। जो M1 है वो कैसे
बनता है उसमें कैसे जो है मनी की कैलकुलेशन होती है, मनी को एस्टिमेट किया जाता है। तो कैसे ये कंसीडर कर रहे हैं इसे हम, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। अब इसमें जो ये यहाँ पर सी है, सी का मीनिंग अभी हमने समझा था, सी रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी है। ठीक है, अभी मनी सप्लाई के कंपोनेंट में भी था ना ये सी वाला, इसमें क्या है, पब्लिक के पास जो भी करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। देन इसके बाद डी डी, डी डी क्या है, डी डी डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल इन बैंक्स, कि पब्लिक का पैसा जो बैंक के पास डिपॉजिटेड है, जिसे हम बोल रहे हैं मांग जमाए। अभी बताया था अभी मैंने आपको, इसमें सेविंग अकाउंट भी आता है और इसमें करंट अकाउंट भी आता है। डिमांड डिपॉजिट क्या है, कस्टमर की डिमांड पे जो पेबल होते हैं, जिससे एक चेक से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसमें हो गया डी डी डिमांड डिपॉजिट्स, M1 का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है इसमें ओ डी, ओ डी क्या है, अदर डिपॉजिट्स। अब ये अदर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं, किसके पास है, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और आरबीआई के पास किसका डिमांड डिपॉजिट है, किसका पैसा डिपॉजिट हो रखा है, जैसे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का, फॉरेन गवर्नमेंट्स का, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसमें जो अदर डिपॉजिट है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जैसे हमारी कंट्री इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका पैसा डिपॉजिटेड है, या फिर कमर्शियल बैंक्स का पैसा जमा है, वो नहीं आएगा। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेन जो बैंक्स हैं, या फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा है, या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पैसा इसमें, उनका जो है अमाउंट डिमांड डिपॉजिट इसमें इंक्लूड करेंगे अदर डिपॉजिट्स में। तो ऑल ओवर M1 कैसे कैलकुलेट होता है, C प्लस डी डी प्लस ओ डी। सबसे ज़्यादा लिक्विड है M1 वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें लिक्विड का मतलब क्या है कि लिक्विड कैश अपने आप में एक लिक्विड एसेट है, जिसे फटाफट से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब सपोज कैश तो है लिक्विड, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जैसे अब डिमांड डिपॉजिट, कि बैंक में पैसा है, पब्लिक का पैसा बैंक में है, तो उसे भी तो हम फटाफट से यहाँ पे कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्या है, लिक्विड, सबसे ज़्यादा लिक्विड है M1। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे अब सेकेंड मेजर है M2। M2 जो है वो कैसे बनता है, जो M1 है ना, M1 उसमें क्या प्लस करना है, सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिसेस। जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, बट पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सिर्फ जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन नहीं देता। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, मतलब पब्लिक का पैसा पोस्ट ऑफिस के पास भी जमा हो रखा है। तो M2 कैसे बन रहा है, जो M1 है वो तो आएगा ही आएगा पूरा। ठीक है, साथ के साथ और क्या प्लस करना है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, जो भी बचत जमाए हैं पोस्ट ऑफिस के साथ वो इसमें प्लस कर दो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता जाएगा, ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे, लिक्विडनेस कम होती जाएगी। थर्ड पॉइंट, थर्ड मेजर M3 कैसे बनता है, M1 तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें जो नेट टाइम डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के साथ, टाइम डिपॉजिट इसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स को, जो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। FD को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, जिसका टाइम पीरियड फिक्स है, फिक्स टाइम से पहले विड्रॉ नहीं कर सकता कस्टमर, वो फिक्स डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक के पास जो कस्टमर का टाइम डिपॉजिट है FD है, वो इसमें इंक्लूड करा M1 में, तो क्या बन जाता है M3। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है M4 कैसे बनता है, जो M3 है, M3 कैसे बना था, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो M3 में और क्या प्लस कर देंगे हम, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के साथ जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, मींस जो भी, एक तो सेविंग डिपॉजिट हो सकता है पोस्ट ऑफिस के साथ, सेविंग वाला भी आएगा इसमें, और दूसरा कौन सा हो सकता है, जो फिक्स डिपॉजिट है। ऑल ओवर टोटल जितने भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के साथ वो यहाँ पे कंसीडर कर लिए। तो M4 कैसे बन गया, M3 में प्लस कर दिया हमने टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो ऑल ओवर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने ये 4 मेजर्स दिए हैं, M1, M2, M3, M4, और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी क्लास 12 के अकॉर्डिंग M1 है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना होगा। बाकी ये है कि जैसे जो बैक एक्सरसाइज है उसमें M2, M3 और M4 का भी गिवन है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चांस कम है लेकिन मेन चांस M1 का ही है। तो अब ये जो टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, ये कंप्लीट हो गया है, और आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।